ये बात आज शुभ समाचार में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ते कदमों की हमारी दम बढ़ती जा रही है। देश में मिशन चंद्रयान-3 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसरो चांद को चूमने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने अपने मून मिशन में एक बड़ा पड़ाव भी कल पार कर लिया। इसरो के मुताबिक एक दिन पहले चंद्रयान-3 के लैंडर का एक अहम टेस्ट भी कामयाब रहा है। ये सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरा है। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल ही जून में चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च कर दिया जा सकता है। तो अंतरिक्ष की ओर हमारे कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर के एक प्रमुख परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी में कामयाबी हासिल कर ली है। ये परीक्षण 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच युवा राव उपग्रह केंद्र में किया गया। सैटेलाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष के वातावरण में उपग्रह उपप्रणालियों की कार्यक्षमता और विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए EMI EMC परीक्षण किया जाता है। इसरो ने एक बयान जारी कर कहा कि चंद्रयान-3 के लैंडर के EMI EMC परीक्षण के दौरान ये सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरा है। सभी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इसरो ने चंद्रयान-3 को इसी साल जून में प्रक्षेपित करने का प्लान बनाया है। इसे चंद्रयान-2 की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश नाकाम हो गई थी, जब ये आखिरी वक्त में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो ने रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी। चंद्रयान-2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया, लेकिन इस बार इसरो को कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो अंतरिक्ष में रिसर्च के मामले में धीरे धीरे दुनिया की स्पेस एजेंसियों को पीछे छोड़ता जा रहा है। इस बीच इसरो ने चंद्रयान-3 लैंडर का सफल परीक्षण कर अपना लोहा मनवाया है। वाकई देश के लिए बहुत बड़ी बात है। चंद्रयान-3 के इसी साल जून में लॉन्च होने की भी तैयारी है। तो देखिए, अभी तक अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल हुई है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सैटेलाइट को किसी लैंडर से सुरक्षित उतारना। बिल्कुल, इस बार लगता है सरगम की कामयाबी पूरी तरीके से मिल जाएगी हमें, और इसके बाद ये तय करना होता है कि वो अपना काम सही ढंग से कर भी रहा है या नहीं, मतलब सुरक्षित लैंड हुआ या नहीं। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग इसको कहा जाता है। ये चंद्रयान-3 मिशन इसरो के आने वाले कई दूसरे बड़े मिशन के लिए रास्ते खोलने जा रहा है। बिल्कुल, रास्ते खोलने जा रहा है। और देखिए, असल में चंद्रयान-3 जो है चंद्रयान-2 के बाद का अभियान है। यानी ग्राफिक्स के जरिए अगर समझें तो सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, मगर अब चंद्रयान-3 के साथ इसरो ने वापसी कर ली है और ये चंद्रयान-2 से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और देखिए इसकी इंजीनियरिंग बिल्कुल नई है, आपको बता दें, नई टेक्नोलॉजी से लैस है ये। ऐसा इसलिए ताकि पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो ना करना पड़े, और इस बार रोवर ऐसे सॉफ्टवेयर से लैस होगा जो यात्रा की ऊंचाई मापने और खतरों की पहचान करने में भी सक्षम होगा। बिल्कुल, ये भविष्य में चांद की सतह पर खोज के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अभियान भी है। और देखिए, अब चंद्रमा के बाद बात इंसानियत की भी कर लेते हैं। इसमें भी भारत एक मिसाल बनकर उभरा है। देखिए, तुर्की में हुई भीषण तबाही के बाद भारत एक दोस्त बनकर वहां पहुंचा, और इसके साथ ही NDRF ने भी ये साबित कर दिया कि वो देवदूत से कम नहीं है। भारत सरकार की तरफ से तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। NDRF और सेना की कुछ टीम वहां पहुंची थी, जिन्होंने घायलों के लिए तुरंत एक अस्पताल भी तैयार कर दिया। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन चलाया। अब भारत के ये देवदूत वतन वापस लौट आए हैं। एक दिन पहले यानी कि रविवार को मानवता को बचाने का मिशन पूरा कर NDRF की आखिरी टीम जो है वो स्वदेश लौट आई है। इन्होंने करीब 12 दिनों तक सफल तरीके से ऑपरेशन चलाया। उनके इस काम की काफी ज्यादा तारीफ हुई, काफी ज्यादा सराहना हुई। इससे पहले शुक्रवार को भी NDRF के कुछ जवान वतन लौटे थे, जिसमें खोजी कुत्ते हनी और लैम्बो भी शामिल थे। इन जवानों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
बात कुछ और खबरों की होगी। देखिए, शहरों में बेशक ठंड की रवानगी हो चुकी हो, लेकिन पहाड़ों पर अभी भी हालात नहीं बदले हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। इस भीषण बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवान जो हैं सीमा की सुरक्षा में लगातार तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कई फीट मोटी बर्फ की चादर देखने को मिल रही है और ये जवान वहां पर गश्त भी करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में देखिए, आगे बढ़ते जवानों के पैर बर्फ में धंस जाते हैं, लेकिन उनका जोश जो है वो कम नहीं होता। लगातार आगे बढ़ते हुए अपने फर्ज को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। इस दौरान ये जवान जो है हथियारों से लैस रहते हैं, मतलब और ज्यादा हैवी जो बंदूकें हैं वो उनके साथ रहते हैं, आर्म फोर्स के साथ, ताकि दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यहां बर्फ हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, यानी इन जवानों को दुश्मनों के अलावा कुदरत से भी जूझना पड़ता है, मगर इन सब के बावजूद इनका हौसला जो है बुलंद है और देश की सुरक्षा में तैनात। वेदर कंडीशन काफी हराश है, स्पेशली इन विंटर्स। लगातार 3-4 महीने यहाँ बर्फ रहती है, कम से कम 4-5 फुट यहाँ पे बर्फ इस टाइम पे रहती है। लेकिन बावजूद उसके, बीइंग ए सीआरपीएफ फोर्स पर्सनल, आवर मोरल इज ऑलवेज हाई। बेसिकली हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि इस पूरे एरिया को किसी भी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन से फ्री रखना और अपने एरिया में फोर्स का जो डोमिनेंस है वो बना के रखना, जिसके लिए हम डिफरेंट टाइप की ड्यूटी करते हैं, जैसे पेट्रोलिंग ड्यूटी हो गया, फ्लैश नाका है, और भी डिफरेंट टाइप की जो एरिया डोमिनेशन ड्यूटी है हम वो करते हैं। और हमारे जो जवान है, हमारी जो ट्रूप्स है, वो 24/7 पूरे जोश और जज्बे के साथ इस पूरे क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला ही तो उनकी ताकत है। इसी हौसले और जज्बे की बदौलत पूरा देश चैन की सांस लेता है। बर्फ की सफेद चादर पर जवान अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। न दिन की परवाह, न समय की चिंता। मकसद है तो सिर्फ देश की सीमाओं के सुरक्षा घेरे को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। इसके लिए उन्हें कभी बर्फ का सीना चीर कर आगे बढ़ना होता है, तो कभी उफनती लहरों से जूझना पड़ता है। लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते और इन्हीं जवानों की बदौलत हम चैन की सांस लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सकराम आपने। और देखिए, बर्फ की सफेद चादर के बीच ये जवान जो है बंकर बनाकर दुश्मन पर नजर रखते हैं लगातार। इस दौरान ये जवान जो है आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं, ताकि हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके और नापाक हरकत ना कर सके। हर हालत के लिए तैयार रहते हैं ये जवान। चारों दिशाओं पर बिल्कुल उनकी पैनी नजर होती है चील सी, और मुस्तैदी से देश की रक्षा ये जवान करते हैं। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां तमाम तरीके के आपको जमीनें देखने मिलेंगी, आप जलवायु देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको परिस्थितियां देखने को मिलेगी। बावजूद इसके जवान जो है तैनात रहते हैं और सुरक्षा पे हमेशा किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको सुरक्षित करते हैं, टेरेन कैसा भी हो। एमपी के खंडवा में पिंडारे परिवार अब सुकून की सांस ले सकेगा, क्योंकि घर में तीज त्योहार फिर से मना सकेगा, क्योंकि घर का लाडला अब लौटने वाला है, जो किसी तरह भटक कर पाकिस्तान पहुंच गया था और बीते 4 बरस से जासूसी के नाम पर कैद था। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर राजू पिंडारे की है, जो तकरीबन 4 साल बाद घर वापसी कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौट रहे हैं। इन 4 सालों के दरमियान राजू पर जासूसी का इल्जाम लगा रहा और पाकिस्तान की फौज और हुकूमत के सवालों के सीखचों में कैद रहे। लेकिन परिवार की कवायद और गुजारिश पर सक्रिय हुई केंद्र सरकार ने जब पाकिस्तान से संपर्क किया तो राजू की वतन वापसी का रास्ता तय हो गया। राजू अब अमृतसर की रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में खांडवा के रहने वाले राजू का पाकिस्तान पहुंच जाना चौंकाने वाला रहा, लेकिन तब पता चला कि राजू मानसिक रूप से कमजोर हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबर किसी तरह जब हिंदुस्तान के एमपी के खांडवा जिले में मां बाप तक पहुंची तो न केवल उन्होंने बेटे को पहचानने में देर लगाई, बल्कि प्रशासन से संपर्क कर बेटे की रिहाई की गुहार लगाने लगे। और अब जब बेटा वापस आ रहा है तो मां गदगद है। वो तो राजू बहुत दिन भटकाया, राजू ने 5 साल से भटक रहे थे, पर अब राजू मिल गया है
तो हमको बहुत खुशी हो रही है। परिवार की अर्जी पर प्रशासन ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए गृह मंत्रालय संपर्क किया। इसके बाद राजू की रिहाई का रास्ता आसान हो सका। अब राजू को अमृतसर से लाने के लिए प्रशासन ने टीम बनाकर भेजी है। पाकिस्तान जो इंदावड़ी का राजू पिता लक्ष्मण चला गया था, उसको पाकिस्तान के द्वारा जो है रिलीज कर दिया गया है 14/2 को, और वहाँ से हमको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला अमृतसर से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको प्राप्त करना है। इसलिए जो है हमने 4 सदस्यीय एक दल बनाया है, जिसमें एक मेडिकल का कर्मचारी भी है, एक शासकीय कर्मचारी और 2 पुलिस के जवान हैं, जो वारंट के साथ उनको जो है प्राप्त करने के लिए रवाना हो रहे हैं। बहरहाल परिवार बेहद खुश है, लेकिन आगे के भविष्य की चिंता भी है, इसलिए कि अपनी जमा पूंजी परिवार पहले ही राजू को खोजने में लगा चुका है। खांडवा से जय नांगड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंसानों को सैर करते हुए तो हम और आप रोजाना देखते रहते हैं, लेकिन ये कहें कि एक मकान सैर पर निकला है तो सभी चौंक जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तकनीक की मदद से इस अद्भुत काम को अंजाम दिया गया। हुगली जिले में रेलवे लाइन के विस्तार योजना के तहत एक मकान अधिग्रहण की जद में आ गया था और घर वाले इसे अपने पुरखों की निशानी मानते हुए इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। रेलवे ने उसका अधिग्रहण कर लिया था, इसलिए घर वालों ने इस मकान को शिफ्ट करने की योजना बनाई और तकनीक की मदद से उस मकान को 54 फीट दूर सकुशल शिफ्ट कर लिया गया। कैसे हुआ ये कारनामा, देखिए। लोगों को घर शिफ्ट करते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक घर को ही अपनी जगह से शिफ्ट कर दिया गया। तकनीक का ये चमत्कार हुआ है हुगली जिले के बेगमपुर में, जहां एक 2 मंजिला घर को अपनी जगह से 54 फीट दूर शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल जब बेगमपुर में रेलवे लाइन का विस्तारीकरण हो रहा था तो साबी बेगम का मकान उसकी जद में आ गया। रेलवे मुआवजा देने को तैयार था, लेकिन साबी बेगम अपने पुरखों की निशानी इस घर के डेमोलिशन के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने घर शिफ्ट करने के विकल्प पर विचार किया और हरियाणा की एक कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया। এই ধরনের তো কোনোদিন দেখা যায় না, আর এই প্রথমই হচ্ছে এখানে। আমাদেরও ভালো লাগছে, আরো সবাই দেখে যাচ্ছে, সবারই ভালো লাগছে। कंपनी ने 2 मंजिला इमारत को शिफ्ट करने के लिए 18 लाख रुपए डिमांड किए। साबी बेगम पुरखों के निशानी को बचाने के लिए 18 लाख रुपए खर्च करने को राजी हो गईं। उसके बाद शुरू हुआ घर शिफ्टिंग का काम। पहले घर के चारों ओर जैक लगाकर इस मकान को जमीन की सतह से ऊपर किया गया। उसके बाद जिस जगह मकान ले जाना था वहां तक रोलिंग पाथ बनाया गया और फिर देखते देखते मकान को अपनी जगह से 54 फीट दूर शिफ्ट कर दिया गया। बेगमपुर के लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। তো ভালোই লাগছে, দেখতেও ভালো লাগছে, অনেক দূর দূর থেকেই সব লোক দেখতে আসছে। दरअसल रेलवे जब यहाँ रेलवे लाइन का विस्तार कर रहा था तो साबी बेगम का मकान उसकी जद में आ गया। साल 2019 में रेलवे ने मकान के बदले मुआवजा देकर उसे गिराने का नोटिस दिया। उसके बाद से ही साबी बेगम और उनके परिजन पुरखों के बनाए मकान को बचाने का उपाय तलाशने लगे। तब उन्हें किसी ने हरियाणा की बेबी जिसर संस्था के बारे में बताया। बेबी जिसर संस्था के संपर्क में आने के बाद कंपनी के प्रतिनिधियों ने मौके पर आकर मुआयना किया और 18 लाख रुपए में घर शिफ्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। और आखिरकार तकनीक के चमत्कार से नामुमकिन दिखने वाला ये काम मुमकिन हो पाया। हुगली से भोला शाह, गुड न्यूज टुडे। अब खबर शाही लीची की। देखिए, बिहार में पैदा होने वाली लीची की खास किस्म होती है जिसका नाम है शाही लीची, और शाही लीची को अब डाक विभाग ने सम्मान दे दिया है। इस पर अब डाक टिकट जारी किया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है बिहार की शान और मुजफ्फरपुर जिले की पहचान। ये मशहूर शाही लीची है जिसकी शोहरत देश ही नहीं दुनिया भर में है। शाही लीची के ये फल अब पेड़ों पर ही नहीं बल्कि पोस्टल स्टाम्प यानी डाक टिकट पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय डाक विभाग ने शाही लीची पर 5 रुपए का नया डाक टिकट
जारी कर दिया है। दरअसल डाक विभाग ने 12 राज्यों के खास फलों पर डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें शाही लीची को भी शामिल किया गया है। डाक विभाग की इस पहल से लीची का कारोबार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पहला अवसर है कि शाही लीची पर डाक टिकट निकला है, 5 रुपए का है। इससे इसकी ब्रांडिंग तो बढ़ी ही है, डाक विभाग ने इसकी ब्रांडिंग कर दी, जीआई टैग तो पहले से है। और दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब फिलाटेली का विषय बन गया है। जहां कहीं भी कोई भी फिलाटेलिस्ट दुनिया के किसी भी देश में अगर फलों पर कलेक्शन करेगा तो शाही लीची वो जरूर कलेक्शन करेगा, उसका डिस्प्ले करेगा। इससे लीची का, शाही लीची का फेस वैल्यू बढ़ा है। इससे पहले डाक विभाग 2 बार शाही लीची पर स्पेशल एनवेलप कवर भी जारी कर चुका है, लेकिन अब इस पर डाक टिकट जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल देश में चिट्ठियां भेजने के लिए लिफाफे पर होगा। साथ ही जहां कहीं भी फलों पर डाक टिकट की प्रदर्शनी लगेगी, उनमें शाही लीची का भी ये टिकट जरूर दिखेगा। मणिभूषण, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज सोमवती अमावस्या है। इस मौके पर हरिद्वार समेत देश की पवित्र नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु यहां पर पूजा पाठ और उपासना में जुटे हैं। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही पड़ती है। आज सोमवती अमावस्या का योग है। ये सुबह 3:57 से 11 बजे 3 मिनट तक है। इसके बाद से पूरे दिन शिव योग रहेगा। मान्यता है कि अमावस्या पर गंगा स्नान करने से देवों के देव महादेव की विशेष कृपा बरसती है। इस योग में गंगा स्नान करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। इसीलिए आज जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में विशेष तौर पर स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। स्नान किया और बहुत अच्छा लगा। और हिंदू संस्कृति में भी विशेष सोमवती अमावस्या का एक महत्व होता है। उसी महत्व के अनुसार हम लोग भी स्नान करने आए। इस पवित्र दिन में स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको बोलेंगे कि आप सब भी आए और सोमवती अमावस्या पे यहाँ स्नान करें। सोमवती अमावस्या का पवित्र दिन आज मेरे पितरों की कृपा से मुझे बहुत ही आशीर्वाद मिला है कि आज गंगा की इस धारा में मैं हरिद्वार आकर स्नान करूं। आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर यहाँ हमको स्नान का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई। देखिए, सोमवती अमावस्या क्या है और इसका महत्व क्या है, इस बार की सोमवती अमावस्या क्यों विशेष मानी जा रही है, सोमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगी दोषों से मुक्ति, सोमवती अमावस्या के विशिष्ट उपाय क्या हैं, ये बताया प्रयागराज के मौनी बाबा ने। आप भी सुनिए। समस्त प्रकार की पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा और राजनीतिक पीड़ाओं की निवृत्ति के लिए इस दिन विशेष प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। रात्रि के समय जागरण करके 5 कुंडों में विशेष अलग अलग आहुति होती हैं। एक कुंड में शहद से, सफेद तिल से, गूगल से, मालपुआ से हवन करनी चाहिए। दूसरे कुंड में खीर से और मालपुआ से हवन करनी चाहिए। तीसरे में नवग्रह की लकड़ियों से करनी चाहिए। और चौथे कुंड में भगवती बंगलामुखी की जो विशेष आहुतियां हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, नमक, मिर्चा, गूगल, लोहवान से करनी चाहिए। और जो 5वां कुंड है, जो भगवान ब्रह्मा की अनुग्रह को प्रदान कराता है, उसमें सर्व संविधाओं से आहुति करते समय यदि व्यक्ति सोमवती अमावस्या को, माघ मास के बाद सोमवती अमावस्या को यह संकल्प के साथ अनुष्ठान करता है, जितनी भी प्रकार की उसकी इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। गंगा के तट पर दक्षिण मुखी, पूरब मुखी और पश्चिम मुखी प्रयोग करने का सत्वत विधान है। अगर आप पीले वस्त्र पहन करके पूजा करते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। सफेद वस्त्र पहन की पूजा करते हैं तो आपको विद्या प्राप्त होगी। रक्त वस्त्र पहन की पूजा करते हैं तो आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, लक्ष्मी प्राप्त होगी। यदि आप काले वस्त्र पहन के पूजा करते हैं तो ग्रहों से, प्रेत बाधाओं से और तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। वस्त्र को धारण करें और वस्त्र की विधि को शास्त्रवत किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में रह करके मनमुखी रूप से कभी साधना नहीं करनी चाहिए। कोई जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करके साधना करें। अगर यदि आपको 5 मुख का बिल्वपत्र मिल जाए तो ऐसे 3 बिल्वपत्रों में ओम नमः शिवाय लिख करके और 108 बिल्वपत्र में राम राम लिख करके केसर और चंदन से भगवान शिव के शिवलिंग को बिल्कुल दिव्यतम रूप से श्रृंगार करके यदि आप महाभिषेक करते हैं तो मान लीजिए कि ऐसा करने से आपको तमाम प्रकार की जो आप कल्पना करके रखे हुए हैं हजारों वर्षों पूर्व से, वह भी कल्पनाएं आपकी साकार होती दिखेंगी। लेकिन 5 पत्रे का बिल्वपत्र इसमें विशेष रूप से पूजनीय होता है। यदि 4 पत्ते का बिल्वपत्र मिल जाए तब भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। महाराष्ट्र में भी सोमवती अमावस्या पर आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। यहाँ महाराष्ट्र के कुलदेवता माने जाने वाले
जेजुड़गढ़ के दर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरा किला पीले रंग से नहाया हुआ नजर आया। इस दौरान सुबह पालकी स्नान के लिए निकली। भक्तों ने भगवान की पालकी पर रंग भी उड़ाया, जिसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की परंपराओं और संस्कृति में एक से मौके हैं जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत देखने को की झलक मिलती है। ऐसी एक रस्म हिमाचल में अदा की जाती है महाशिवरात्रि पर। यहां 3 दिन तक उत्सव मनाया जाता है और एक दिन पहले रविवार को इसका समापन हुआ। 3 दिन चलने वाले इस पर्व की शुरुआत से लेकर समापन तक नजारा आपको आस्था से लबरेज नजर आएगा। देखिए, झूमते, गाते और श्रद्धा से पांव बढ़ाते ये भोले के भक्त हैं जो महाशिवरात्रि के मौके पर एक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जिसकी पहचान मंडी जिले से जुड़ी है। इस आस्था के मेले में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या राजा, क्या रंग, सब इसमें शामिल हैं। ये राजदेवता माधोराव की पहली शाही जलेब है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आगाज हुआ। माधवराय के मंदिर से शुरू हुई जलेब के पंडल मैदान तक लोगों का हुजूम नजर आया। इस दौरान देवलू अपने अपने क्षेत्रों की नाटियां डालते, गाना गाते दिखे। इस दौरान होमगार्ड का बैंड, पुलिस, होमगार्ड और महिला होमगार्ड की टुकड़ियों के साथ स्कूली छात्र भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पैदल चलते हुए नजर आए। इससे पहले सीएम सुक्खू ने बड़ा देव कमरूनाग और राजदेवता माधवराय की पूजा अर्चना की। सीएम सुक्खू का कहना है कि परंपराओं को सहेजने में सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रदेश जो है देव भूमि है, देव संस्कृति, इसकी महत्वता हम सब लोग जानते हैं। इस दृष्टिकोण से जब भी कभी महाशिवरात्रि का ये पर्व यहाँ मनाया जाता है तो हम सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि उसको संरक्षण भी प्रदान करें और जो हमारी संस्कृति है और जो परंपरा है उसको जीवित भी रखें। इस यात्रा में जिले के सांसद प्रतिभा सिंह ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस तरह की परंपराएं राजशाही से चली आ रही है। हालांकि अब के दौर में इसमें जनता से ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है। जब राजाओं का शासन होता था उस वक्त राजा लोग इसको करते थे। अब वक्त बदल गया है। अब सरकार का और प्रशासन का कार्य है कि इस कार्य को उसी उत्साह और उसी जोश खरोश के साथ मनाएं। और मुझे खुशी है कि इस परंपरा को हमने कायम रखा है। हिमाचली संस्कृति का ये ऐसा महापर्व है जिसमें हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता की अलग नजर आती है। ऐसे में इसका हिस्सा बनना हर हिमाचली के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि सवाल सांस्कृतिक विरासत का है जो हिंदुस्तान की ताकत है। मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। अब उन्हें पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए काठमांडू या फिर मंदसौर नहीं जाना होगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी अब पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे। ये तस्वीरें पशुपतिनाथ मंदिर की हैं, लेकिन न तो ये नेपाल के काठमांडू का है और न ही मध्य प्रदेश के मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर है। अब पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी विराजे हैं पशुपतिनाथ। बंगाल में पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर बनाया गया है। खास बात यह है कि यहाँ राजस्थान से लाए गए पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है। नेपाल के जो मंदिर है, वो जो मंदिर का देखने में जैसे लगता है उस टाइप का ही हमारा ये मंदिर है।
और राजस्थान का मध्य प्रदेश का जो मंदिर है वो दूसरा टाइप का है। तो हम लोग नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है, हम उसको वो हिसाब से हम लोग अपना मंदिर को तैयार करने की कोशिश किए हैं। पूरी एक जैसा है नहीं, लेकिन कोशिश ऐसे ही है। महानंदा नदी के किनारे स्थित इस पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण में 25 लाख रुपए खर्च हुए। मंदिर के निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के विधि विधान का ही पालन यहाँ भी किया जाएगा। काठमांडू के मंदिर में ऊपर पूरे मतलब पीतल के छाना के ऊपर सोने का पत्थर चढ़ा के का हम लोगों ने वही कोशिश किया है, लेकिन हमारे पास में इतना वो तो नहीं है कि जिसकी वजह से हम पीतल का छाना चला सकते हैं या वो कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि नॉर्मल जो भी हमारे तरफ से, लेकिन विधि विधान जो पशुपतिनाथ में पूजा अर्चना होता है उसी हिसाब से हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ 108 कलश यात्रा भी निकाली। यहाँ 7 दिन के लिए शिव महापुराण के पाठ का भी आयोजन किया गया है। जयदीप बाग, सिलीगुड़ी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से राहगिरी की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। डांस, मस्ती और सेहत के साथ लोगों को सड़क सुरक्षा के मायने समझाए जाते हैं। मकसद जाहिर तौर पर यही है कि सुरक्षित रहें आप और सेहतमंद रहें। तेज आवाज में बजते म्यूजिक पर थिरकते युवा, तो कहीं फिटनेस क्लासेस में सेहत के प्रति फिक्रमंद लोग। यहां पर आपको उम्र का कोई बंधन नहीं देखने को मिलेगा। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर व्यक्ति उत्साह से लबरेज है। ये नजारा दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस के इनर सर्कल का है। कोविड के बाद दिल्ली पुलिस ने फिर से राहगिरी दिवस की शुरुआत की है। यहाँ मस्ती का मेला लगा हुआ है, जिसमें योगा की क्लास चल रही है, डॉग स्क्वाड की परेड चल रही है, कहीं जूडो कराटे का अभ्यास किया जा रहा है, तो कहीं डांस की पाठशाला लगी हुई है। सड़क सुरक्षा से लेकर सेहत को दुरुस्त रखने का यहाँ फुल डोज है, जिसका आनंद लेने वाले इस राहगिरी को लेकर क्रेजी दिख रहे हैं। सड़क की दूसरी तरफ बच्चे चित्रकारी कर रहे हैं। काफी सालों बाद लोगों को मस्ती की पाठशाला का हिस्सा बनने का मौका मिला है, जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कुछ वर्ष पहले रोहिणी में ये प्लेटफॉर्म मिला था, तो उसमें बहुत एंजॉय किया था। यहाँ आके अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को अवेयर करने के लिए और अपने को फिट रखने के लिए। ऐसा प्रोग्राम होता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। राहगिरी अपने आप में एक ऐसा मेला है जहां हर वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। नौकरी पेशा वाले हों या फिर रिटायर्ड, कोई भी राहगिरी से जुड़कर खुद को फिर से एक्टिव कर सकता है। दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए योगा और एरोबिक्स कर रहे हैं, बच्चे साइकिलिंग का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज पहली बार आया हूँ और मैंने कल अपने पापा के साथ इसकी वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लगा है यहाँ के। राहगिरी में कहीं स्वच्छता अभियान को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के मायने समझाए जा रहे हैं, तो कहीं बड़े बैनर पर सिग्नेचर करके यूथ अपने शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ ले रहे हैं। राहगिरी के जरिए दिल्ली पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम समझाने के साथ शहर को साफ रखने का संदेश और सेहतमंद रहने के प्रति जागरूक कर रही है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज से आगरा में ताज महोत्सव शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। महोत्सव के लिए शिल्पग्राम में जबरदस्त सजावट की गई है। शिल्पग्राम में देश भर के शिल्पी शिल्प कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही शाम को आसमान के नीचे सितारों की महफिल भी सजेगी। इस बार ताज महोत्सव में करीब 250 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, देश भर के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद भी ताज महोत्सव में चखने को मिलने वाला है।
दिल्ली के पास नोएडा में सबसे बड़े डॉग एंड कैट शो का आयोजन किया गया, जहां कई नस्लों के डॉग एंड कैट्स की नुमाइश लगी। इस खास मौके पर इस खास शो में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी हुई और पेट लवर्स को डॉग एंड कैट से जुड़ी जरूरी बातें भी समझाई गई। रैंप पर डॉग्स ने बिखेरा स्वैग। क्यूट कैट्स ने अपनी अदाओं से किया फिदा। ये रौनक है नोएडा एक्सपो सेंटर में आयोजित अब तक की सबसे बड़े डॉग एंड कैट शो पेटाकला की, जहां डॉग्स एंड कैट की नुमाइश लगी है। लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, रॉटविलर, पग, गोल्डन रिट्रीवर, पुडल, सिट्जू, अमेरिकन बुली समेत कई नस्लों के डॉग्स की नुमाइश यहां की गई। एक्सपो में तकरीबन 400 डॉग्स और 280 कैट्स ने कई तरह की प्रतियोगिताओं में अपना जलवा कायम किया। में क्या है कि हर घर में पेट रखने की एक प्रथा सी चल गई है, और जो कि देखा जाए तो बहुत जरूरी भी है। वो जरूरी इसलिए है कि आज के टाइम में जितने भी बच्चे होते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो जॉब में बाहर निकल जाते हैं, तो जितने सीनियर सिटीजन हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा सहारा मिलता है। इस अनोखी नुमाइश को यादगार बनाने के लिए डॉग्स और कैट के लिए कई रोचक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें रैंप वॉक से लेकर गेम्स तक का आयोजन हुआ। इस शो में क्यूट पर्शियन कैट्स ने 4 चांद लगाने का काम किया, जिनके लंबे बालों ने लोगों का ध्यान खींचा। दरअसल पेट की जो है ना सही तरीके से देखरेख करने वाले आते हैं, ठीक है। जो पेट लवर हैं, जो पेट पेरेंट्स हैं, यहाँ पर सब वही आते हैं, ठीक है। और सबने बहुत अच्छे से अपने पेट की देखरेख की है। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ सर, कि अगर आप पेट पालने का शौक रखते हैं और पेट से आप प्यार करते हैं तो उनको अच्छी डाइट दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, अच्छा परिवार दीजिए। और आप किसी पेट की जो है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो एक टाइम के बाद में ऐसा कभी ना करें। प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि उसको रोड पे कभी छोड़ दें। पेट लवर्स के लिए इस अनोखे शो में देखने के लिए बहुत कुछ था। किसी डॉग ने अपनी वफादारी दिखाई तो किसी ने अपने ओनर के प्रति प्यार जताया। ये सब कुछ देखना पेट लवर्स के लिए बहुत खास था। गोद लेने पहुंचे पेट लवर्स को काफी कुछ सीखने को भी मिला। बेसिकली कैट एंड डॉग का गेट टुगेदर था। यहाँ हमने कैट्स के एक चैंपियनशिप शो होस्ट किया, जिसमें 2 इंटरनेशनल जजेस थे। करीबन 280 कैट ये चैंपियनशिप शो में पार्टिसिपेट की थी। अराउंड 250 और कैट्स यहाँ पे वॉक इन आई। अभी तक करीबन 400 डॉग्स अभी तक हमारे पास में वॉक इन थे। 3 से 3.5 हज़ार लोग यहाँ पे उन्होंने ये इवेंट देखने के लिए आए। और आई वुड से कि आज तक का ये दिल्ली का इन टर्म्स ऑफ एनिमल पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन और लोगों का सम्मेलन के हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट कहलाएगा। पेट लवर्स को इस आयोजन में डॉग्स और कैट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया गया, जिससे डॉग्स और कैट रखने के शौकीन लोगों को उनकी देखभाल करने के दौरान किसी तरह की समस्या पेश न आए। फिनाइल क्लब इंडिया ने इस नुमाइश की मेजबानी की। पेट ऑनरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए यह आयोजन किया गया था। आयोजकों के मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में पालतू जानवरों के प्रति संवेदना बढ़ेगी और पालतू जानवरों को लेकर लोगों का नजरिया भी बदलेगा। नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।